स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप में। आज हम लोग वैज्ञानिक परिदृश्य से देखने जा रहे हैं घटना चक्र के। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए, पहला पॉइंट क्या है कि पीएसएलवी C52 लॉन्च किया गया। इसके द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? EOS-4 लॉन्च किया गया। ध्यान रहे कि EOS-3 जो था लॉन्च किया गया था वो असफल रहा था। ठीक है, तो ये अगर पीएसएलवी C52 पूछा जाए कि पीएसएलवी का कौन सी उड़ान थी, तो 54th उड़ान थी। कहाँ से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के सार के प्रथम लॉन्च पैड से हुआ था। ठीक है, अगर EOS-4 पूछा जाए कि किस ऑर्बिट में स्थापित किया गया, तो सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया। ठीक है ना। इसके साथ साथ EOS के साथ साथ दो छोटे उपग्रह भी गए थे। वो 529 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये भी स्थापित किए गए सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट पूछा जाए कि पीएसएलवी के एक्सेल संस्करण की कौन सी उड़ान थी, तो 23वीं उड़ान थी। ठीक है, EOS-4 एक क्या है? भू अवलोकन उपग्रह है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ठीक है, इसका समय कितना रहेगा? 10 वर्ष रहेगा। मिशन का लाइफ कितना रहेगा? 10 साल। EOS का वेट कितना है? 1710 किलोमीटर। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि INS-2TD के बारे में पूछा जाए कि ये क्या है, तो इसरो का एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। तो ये प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उपग्रह है। ठीक है, INS-2TD। नेक्स्ट है इंस्पायर सैट 1। ये एक क्या है? स्टूडेंट सैटेलाइट है। क्या है? स्टूडेंट सैटेलाइट है। किसके द्वारा बनाया गया है? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम और कोलोराडो विश्वविद्यालय अमेरिका के सहयोग से ये बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइनोस्फीयर की जो डायनामिक्स है उसका अध्ययन करना और कोरोना की तापन प्रक्रिया को समझना। कोरोना जो सन है, सन के चारों तरफ कोरोना पाया जाता है, इस कोरोना के बारे में समझना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य दो हो गया, आइनोस्फीयर का क्या करना, डायनामिक्स को स्टडी करना और कोरोना की स्टडी करना। ठीक, इनसेट 4 भी सेवा मुक्त हो गया। देखिए, इसमें बड़ा न्यूज नहीं है, लेकिन ये चीज जानने वाले पॉइंट है कि जो अंतरिक्ष मलबा न्यूनीकरण दिशा निर्देश किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूएन द्वारा जारी किया गया है। उसको फॉलो अप करने वाला ये 21वां उपग्रह है। क्या होता है कि जब मलबा अंतरिक्ष में मलबा हटाने के लिए कुछ यूएन ने दिशा निर्देश जारी किया है, तो उस दिशा निर्देश को पालन करते हुए 21वां ये उपग्रह है इनसेट 4 भी, जिसे मिशन को पूर्ण करने के बाद निपटान कर दिया गया है, मतलब मलबा को हटा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में JWST, कहाँ से लॉन्च हुआ? फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हुआ, एरियन 5 रॉकेट से लॉन्च हुआ और किसके द्वारा बनाया गया है? नासा द्वारा बनाया गया है। ये सर्वाधिक शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन है। नेक्स्ट है कि ये जो दूरबीन है ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। ठीक है, और इसको नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो प्राइमरी मिरर है वो कितना मीटर है? 6.5 मीटर है इसका डायमीटर है, और ये अंतरिक्ष में प्रक्षेपित सबसे बड़ा दर्पण युक्त दूरबीन है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दर्पण बनाया गया है उसमें बेरिलियम का प्रयोग किया गया है। अच्छा, इस मिशन में कौन कौन इन्वॉल्व थे? तो इस मिशन में JWST में नासा, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडा अंतरिक्ष एजेंसी, ये तीनों की मिली भगत से यह साझा मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, ये जिसका धवन पूछा जाए कि क्या धवन 1 क्या है, तो ये क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। ठीक है, और ये स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्माण किया गया। तो धवन 1 इसरो द्वारा नहीं निर्माण किया गया, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा निर्माण किया गया, प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, और इसका परीक्षण कहाँ हुआ? नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड के परीक्षण केंद्र में किया गया। ठीक है, ये भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। तो भारत धवन जो है 1, वो भारत का प्रथम निजी रूप से विकसित क्या है? पूर्ण क्रायोजेनिक इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चले तो अच्छा, क्रायोजेनिक में जान लें कि LNG 90% से अधिक मीथेन शामिल होता है इसमें। ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2021 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ की क्या किया? शुभारंभ किया। ठीक है, इसका टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है भूमंडल से ब्रह्मांड तक। ठीक है, इसमें पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक बार जान लीजिए कि जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष संघ है उसमें कौन कौन सदस्य है, संस्थापक सदस्य कौन है? तो लार्सन एंड टुब्रो नेल्को टाटा समूह का है, वनवेव भारतीय एयरटेल, मैप माई इंडिया और वालचंदर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सब शामिल है। हैंसन क्रेटर, देखो नासा द्वारा विज्ञप्ति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, कौन से ध्रुव? दक्षिणी ध्रुव पे स्थित एक क्रेटर का नामकरण हैंसन क्रेटर रखा है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे ही है हैंसन क्रेटर। और किसके द्वारा नामकरण किया गया है?
ये IAU के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, ठीक है। क्यों, किसके नाम पे किया गया है? तो 1909 में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पहुंचने वाले अश्वेत व्यक्ति थे डॉक्टर मैथ्यू अलेक्जेंडर हैंसन, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा के, ठीक है, जबकि मैथ्यू कहाँ गए थे? नॉर्थ पे गए थे, ठीक। GSLV F10 जो EOS-3 मिशन था वो असफल हो गया था, ठीक है, क्योंकि तृतीय क्रायोजेनिक चरण था वो, उसका प्रज्वलन नहीं हुआ था, ठीक है। और EOS-4 में बताया ना कि PSLV C-52 द्वारा लॉन्च हुआ। इसरो का साउंडिंग रॉकेट कौन सा है? साउंडिंग रॉकेट RH-560 MK2 लॉन्च किया गया, ठीक है। तो RH-560 MK2 लॉन्च किया गया। ये क्या है? इसरो का साउंडिंग रॉकेट है। ये न्यूट्रल विंड और प्लाज्मा गतिशीलता व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया जाए, ठीक है। तो किसका अध्ययन करने के लिए? न्यूट्रल विंड को, प्लाज्मा की डायनामिक्स को और व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है। साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाले ठोस नोदक रॉकेट होते हैं, ठीक। अभी वर्तमान में भारत द्वारा संचालित 3 साउंडिंग रॉकेट है, एक RH-200, RH-300 MK2 और RH-560 MK2, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। देखिए, कंप्यूटर की न्यूज में रहा कि सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा बना है, ठीक है, परम प्रवेगा। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में परम प्रवेगा नामक सुपर कंप्यूटर को स्थापना किया गया है, ठीक है। ये भारत की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली नहीं है, ये ध्यान रखना, एक है। आगे बताएंगे कि कौन सबसे शक्तिशाली है। ये किसके द्वारा बनाया गया है? कौन से मिशन के द्वारा बनाया गया है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के द्वारा बनाया है, NSM के द्वारा के तहत बनाया गया है, ठीक है। और NSM के तहत स्थापित सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। अगर NSM के तहत पूछ लिया जाए कि स्थापित सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम प्रवेगा का नाम लेंगे, ठीक है। और इसकी कंप्यूटिंग क्षमता कितना है? 3.3 पेंटाफ्लॉप्स। कितना है? 3.3 पेंटाफ्लॉप्स। किसने डिजाइन किया है? सीडेक ने डिजाइन किया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर, ये IIT रुड़की में स्थापित है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित है? IIT रुड़की में। और इसकी क्षमता कितना है? 1.66 पेंटाफ्लॉप्स। नेक्स्ट अगर हम देखें न्यूज में क्या रहा, और तो देखो, परम शिवाय पूछ ले कहाँ स्थापित है, तो IIT वीचू में। परम शक्ति कहाँ? IIT खड़गपुर में। परम ब्रह्मा कहाँ? IISER पुणे में। और परम युक्ति कहाँ? JNCASR जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में स्थापित है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा कि अच्छा, इस 2 और छूट गया, और कि परम संगणक IIT कानपुर में है। परम सिद्धि कहाँ? सीडेक पुणे में स्थापित है। भारत का पहला कोयले से मिथनॉल संयंत्र, ठीक है, ये पहला प्रायोगिक संयंत्र हैदराबाद में स्थापित किया गया है। कोयले से मिथनॉल बनाने वाला संयंत्र पहला कहाँ स्थापित किया गया है? हैदराबाद में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुद्र है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? रुद्र है। और इसको भी NSM के तहत बनाया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको विकास कौन किया है? सीडेक ने किया है, ठीक। अगर टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की बात में देखें तो विश्व का ध्रुवतम या फास्ट सबसे फास्ट कौन है सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर है फुगाकू, ठीक है, किसका है? जापान का है। और वहीं देखें इंडिया में तो टॉप 500 में 3 शामिल हैं। एक तो परम सिद्धि 102वें स्थान पे, प्रत्यूष 121 स्थान पे, मिहिर 228 स्थान पे। तो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि है, ठीक है। तो एक बार देख लें, यह मिलान करने के लिए हो सकता है पूछ सकता है, क्योंकि अभी UPPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है, और वन लाइनर अगर पढ़ के चाहेंगे कि क्रॉस कर लें या करेंट अफेयर हम क्लियर कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फुगाकू कहाँ का है? जापान का है, ठीक है। समिट कहाँ का? अमेरिका का। सिएरा कहाँ का? अमेरिका का। और सनवे ताइहुलाइट कहाँ का है? चीन का है, ठीक है। नेक्स्ट चलें तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 के बारे में बात करें तो जैव विज्ञान में किसको मिला? डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को मिला। रसायन विज्ञान में किसको मिला? डॉक्टर कनिष्का विश्वास और डॉक्टर T गोविंद राजू को मिला। नेक्स्ट अगर चिकित्सा में देखें तो डॉक्टर जिमोन पनियमकल और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव, ठीक है। भौतिक विज्ञान में देखें तो डॉक्टर कनक साहा को मिला। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स का 3रा संस्करण जारी हुआ, ठीक है। प्रथम कब हुआ था? तो 2019 में हुआ था। और किसके द्वारा तैयार किया गया? सर्फ सार्क द्वारा तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया? सर्फ सार्क द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट, ये कितने स्तंभ पे, पिलर पे तैयार किया जाता है? तो 5 पिलर पे। 110 देशों की सूची बनाई गई। इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष कौन रहा? डेनमार्क शीर्ष पे रहा, ठीक है। और दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन? दूसरे पे दक्षिण कोरिया रहा, ठीक है, एशिया में प्रथम, और फिनलैंड तीसरे नंबर पे रहा। भारत इस सूचकांक में 59th पोजीशन पे है, ठीक है, 59 पोजीशन में। और 2020 की तुलना में देखें तो 2 स्थान की क्या हुआ? गिरावट हुई है। अब नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट न्यूज में रहा एटीएल स्पेस चैलेंज। पहले पूछ लिया जाएगा कि एटीएल स्पेस चैलेंज किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसरो और सीबीएसई दोनों के साथ मिलकर ये संचालित किया जा रहा है, ठीक है ना। है क्या कि यह चैलेंज देश के सभी स्कूलों के विद्यार्थियों, मेंटर एवं शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। इसमें अटल टिंकरिंग लैब और गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले स्कूल भी शामिल हैं। तो केवल अटल टिंकरिंग लैब वाले शामिल नहीं है, गैर अटल टिंकरिंग लैब वाले भी शामिल हैं इसमें, ठीक। यह चैलेंज कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए एक खुला मंच प्रदान करेगा। तो किस कक्षा के लिए है? 6 से 12 के लिए। प्रथम विद्युत वाहन अनुकूल राजमार्ग, तो एक कर्ण झील रिजॉर्ट है, उसमें चार्जिंग, इलेक्ट्रिक वाहन की चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। ये पड़ता कहाँ है? दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग के देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन अनुकूल राजमार्ग है। दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन अनुकूल राजमार्ग बन गया है, ठीक है। और इन दिल्ली और चंडीगढ़ के राजमार्ग के केंद्र बिंदु पे कौन सा है? कर्ण लेक रिजॉर्ट है, ठीक है, जहां पे ई चार्जिंग स्टेशन स्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, ये 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की, ठीक है। इस भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं निर्यात के क्षेत्र में क्या बनाना है? वैश्विक हब बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे नामक शब्द किसने दिया था? तो दक्षिण अफ्रीका के एक रसायन शास्त्री हैं जॉन ब्रोकिस, उन्होंने नाम दिया था, ठीक। 2003 में भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है, यह गठित किया गया था। 2003 में हमारा क्या गठित किया गया था? राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड, ठीक है। 2006 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप प्रस्तुत किया गया। तो पूछ लें कि राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोडमैप कब प्रस्तुत किया गया? तो 2006 में, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, वाहन स्क्रैपिंग नीति आया, ठीक है ना। इस नीति का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया, जब इन्वेस्टर समिट हो रहा था गुजरात में, तब किया गया, ठीक है। क्या है इसमें? इस नीति में है क्या? वाहन निर्माता स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र नए वाहन खरीदने पे 5% तक की छूट दे सकते हैं। जो वाहन निर्माता है, अगर आप स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र देते हैं तो 5% तक छूट देंगे नए वाहन पे, ठीक है। स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र दिखाने पे नए वाहन के पंजीकरण क्या हो गया? शून्य हो जाएगा, मतलब पंजीकरण पे कोई ज्यादा 0 पैसा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्य व्यक्तिगत और वाणिज्य वाहनों के लिए रोड टैक्स पे 25% और 15% तक छूट दे सकता है। मतलब कि जो राज्य है वो व्यक्तिगत वाहन हो या वाणिज्य वाहन हो, तो व्यक्तिगत वाहन पे 25% का छूट दे सकता है रोड टैक्स पे, और वाणिज्य वाहन पे कितने % का छूट देगा? 15%। अगर कोई पुराना वाहन रखता है तो उस पर अतिरिक्त हरित कर लगाया जाएगा, ठीक है। पंजीकरण शुल्क में नवीनीकरण, जो पंजीकरण शुल्क का अगर रिन्यूअल होगा तो उस शुल्क में वृद्धि होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जीवाश्म मुक्त इस्पात या ग्रीन स्टील का निर्माण किसने किया? तो स्वीडन ने किया है। स्वीडन ने जीवाश्म ईंधन मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, ठीक। नेक्स्ट देखें, वैश्विक साइबर सुरक्षा में, तो भारत का स्थान कौन सा है? साइबर सुरक्षा में 10वां है। भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा है, क्यों कि इसमें यूके भी है और सऊदी अरब भी है। पहले नंबर पे कौन है? यूएस है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलें तो हेल्थ सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है उसको देख लेते हैं। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब लॉन्च किया गया, शुरू किया गया? 26 फरवरी 2022 को। 26 फरवरी 2022 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ हुआ। इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? तो एनएचए है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक है। आयुष भारत डिजिटल मिशन का इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण है, ठीक। अगर देखें नेक्स्ट न्यूज में क्या रहा, तो स्वदेश रहा। स्वदेश है क्या? प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है। स्वदेश है क्या? प्रथम मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है, ठीक है। और ये विश्व की पहली मल्टी मॉडल ब्रेन इमेजिंग डाटा और एनालिटिक्स का पहल है।
किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया, ये विकसित किया गया? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर डीबीटी एनबीआरसी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, कहाँ पे है ये? गुरुग्राम में है। ठीक है, तो स्वदेश किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? डीबीटी एनबीआरसी के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक, मलेरिया, अच्छा ये भी जान लीजिए कि स्वदेश एक विशिष्ट मस्तिष्क पहल है। ठीक है, ब्रेन की इमेजिंग करेंगे। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा जारी किया गया। तो सबसे ज्यादा उप सहारा अफ्रीका क्षेत्र है जो मलेरिया से ग्रसित है। ठीक है, अगर दक्षिण पूर्व एशिया में देखें मलेरिया के कुल मामलों में 83% भारत से आते हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में अगर मलेरिया के जितने मामले आते हैं उसमें से 83% कहाँ से आते हैं? भारत से आते हैं। कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन के बारे में बात कर ले तो ये B.1.1529 इसी को हम लोग बोलते हैं ओमिक्रॉन। तो ये नया स्ट्रेन का पता चला। चलिए इसके बारे में कुछ और स्ट्रेन देख लेते हैं जो भारत में डेल्टा की खोज की गई। कौन सा स्ट्रेन का? डेल्टा B.1.617 है। इसको किसको नाम से जानते हैं? डेल्टा। और डेल्टा के 3 संस्करण है। डेल्टा के 3 संस्करण क्या है? एक तो बी टाइप है, B.1.617.1 है, फिर 2 हो जाएगा .2.3। ठीक है, जो पूछा जा सकता है कि ये जो डेल्टा का नाम है B.1.617.1 और .3 वेरिएंट को क्या बोलते हैं? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जबकि वही .2 जो है उसको बोलते हैं क्या? डेल्टा प्लस बोलते हैं। उस वेरिएंट को क्या बोलते हैं? डेल्टा प्लस बोलते हैं। और इसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया। ठीक है, अगर देखें कि डेल्टा प्लस के वेरिएंट में जो एक अतिरिक्त म्यूटेशन होता है, डेल्टा प्लस किसको बोला जाता है? कि जो डेल्टा है उस डेल्टा से हमारा एक अतिरिक्त म्यूटेशन हो जाए तो उसको डेल्टा प्लस बोलते हैं। तो इस म्यूटेशन को बोला गया है K4179 म्यूटेशन। कौन सा म्यूटेशन नाम दिया गया है? K4179N म्यूटेशन। और यूके में जो खोजा गया उस स्ट्रेन का नाम है अल्फा। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो खोजा गया उसको बीटा, ब्राजील में जो खोजा गया स्ट्रेन उसको नाम है गामा। तो यूके में खोजा गया उसको अल्फा, दक्षिण अफ्रीका में बीटा, ब्राजील का गामा, इंडिया का डेल्टा। ठीक है, आईबीएफ टेक्निक से भारत में पहली बार बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ। तो बनी भैंस के बछड़े का जन्म हुआ आईबीएफ के द्वारा। ठीक है ना, भारत में। अच्छा, बनी भैंस कहाँ मिलता है? तो बनी भैंस मिलती है कहाँ पे? गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में कोविड-19 जो टीकाकरण हुआ उसमें क्या न्यूज रहा? तो देखो 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ टीकाकरण हो गया था। ठीक है, 100 करोड़ लोगों को टीका लग चुका था। और टीकाकरण कब से स्टार्ट हुआ? तो 16 जनवरी 2021 एम्स से स्टार्ट किया गया। 16 जनवरी स्टार्ट डेट है, ये ध्यान रखना। और पहला टीका लगा था किसको? मनीष कुमार को। ठीक है, वहीं अगर 100वीं खुराक की बात करें, 100 करोड़ की जो खुराक 100 करोड़वीं खुराक की बात करें, ठीक है, तो अरुण राय बनारस के रहने वाले हैं, उनको लगा। लेकिन लगा कहाँ? राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगा, नई दिल्ली में। ठीक है, अरुण राय को लगा जो बनारस के रहने वाले हैं, लेकिन लगा कहाँ? राम मनोहर लोहिया के अस्पताल में। ठीक है, मास्क्यूरिक्स है क्या? पूछ लिया जाएगा कि मास्क्यूरिक्स क्या है, या प्रथम मलेरिया रोधी टीका का नाम क्या है? तो मास्क्यूरिक्स नाम है। इसको बनाया कौन है? तो अगर देखें तो इसको बनाया है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने बनाया है। कौन बनाया है? ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन ने बनाया है। ठीक है ना, और ये सिर्फ फैल्सीफेरम के लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं है कि वाइवेक्स के लिए भी ये अच्छा काम करेगा, नहीं। केवल प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है उसके लिए उपयोगी है, वाइवेक्स के लिए नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज में चलें कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ये कहाँ से परियोजना स्टार्ट किया गया? तो तेलंगाना के विकाराबाद से। ठीक है, तेलंगाना के विकाराबाद से ये स्टार्ट हुआ। हृदयाघात शोध हेतु भारत का पहला बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो श्री चित्रा इंस्टीट्यूट है, कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में, वहां स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में क्या है कि गोवा देश का प्रथम रेबीज मुक्त बन गया। गोवा देश का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य बन गया। ठीक है, और 2018 से एक भी मामले रेबीज के नहीं आए हैं। अच्छा, रेबीज होता किससे होता है? ये किससे होता है? वायरस से होता है। चीन को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है
3 दशकों के बाद WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चीन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का पहला देश है। ठीक है, इससे पहले 2021 में अल सल्वाडोर हुआ था, 2019 में अर्जेंटीना हुआ था और 2019 में ही अल्जीरिया हुआ था, पराग्वे 2018 में हुआ था और उज्बेकिस्तान 2018 में मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। ठीक है, भारत में मलेरिया उन्मूलन हेतु प्रयास कब से किया जा रहा है? 2015 से किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज में है कि 2DG और आयुष 64 ये कोरोना के लिए दवा बनाया गया था। 2DG किसने बनाया? DRDO ने बनाया है। ठीक है, और इसका निर्माण कौन करेगा? रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद के सहयोग से निर्माण किया जाएगा। और वहीं आयुष 64 क्या है? ये एक आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, कोरोना के, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड या मॉडरेट के लिए ही यूज होता है। ठीक है ना, जो माइल्ड या मॉडरेट कोविड इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, अब हम लोग इन्वायरमेंट पे देखें क्या न्यूज रहा है। तो पारे पे मिनमाता उस समय COP4 हुआ। ठीक है ना, COP4 हुआ तो ये 2 खंडों में हुआ। पहला क्या हुआ? ऑनलाइन में हुआ। दूसरा क्या हुआ? द्वितीय खंड बाली इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, बाली इंडोनेशिया में। तो बाली घोषणा पत्र किससे जुड़ा हुआ है पूछ ले तो ये पारे पे मीनामाता अभी समय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, COP4 से जुड़ा हुआ है और ये घोषणा पत्र गैर बाध्यकारी है। ठीक है ना, जो बाली घोषणा पत्र है ये गैर बाध्यकारी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि पारे पे मीनामाता अब इसमें वर्ष 2013 में जापान में हस्ताक्षरित हुआ था। तो मीनामाता जो कन्वेंशन है वो 2013 में जापान में हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, और ये मानव पारे पे क्या करता है ये देख लीजिए। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे का प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विश्व की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी संधि है? बाध्यकारी संधि है। लेकिन ये जो घोषणा पत्र है वो गैर बाध्यकारी है। ठीक है, भारत ने 2014 में इस कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किया था और 2018 में इसको रेटिफाई किया था। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 ये 117 देशों के PM 2.5 आंकड़ों पे आधारित है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अगर PM 2.5 का सांद्रता देखें, कंसंट्रेशन देखें तो बांग्लादेश में है, दूसरे नंबर पे चाड है और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। वहीं अगर हम देखें राजधानी पे तो सबसे ज्यादा विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी कौन है? नई दिल्ली है। ठीक, अगर दक्षिण एशिया में देखें तो 15 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने हैं? 11 शहर हैं। कितने शहर हैं? 11। भारत की आर्कटिक नीति आई। ठीक है, तो पहली बात है किसने बनाया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा बनाया गया। ठीक है, जारी किया गया है। आर्कटिक नीति के कितने स्तंभ हैं? 6 हैं। क्या क्या? विज्ञान एवं अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और कनेक्टिविटी, गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण। ठीक है, कुछ इस बार मेंस में भी आया था आर्कटिक काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो आर्कटिक काउंसिल में 8 देश हैं। कितने देश हैं? 8 देश हैं। तो 8 देश में कौन है? कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रूस है, स्वीडन है और अमेरिका है। ठीक है, ये 8 देश किसमें आते हैं? आर्कटिक काउंसिल में आते हैं। नेक्स्ट अगर देखें डीप ओशन मिशन का, तो किसके द्वारा डीप ओशन मिशन कौन सा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। इसकी अवधि क्या होगी? 5 साल की होगी, 21 से 26 तक। ठीक है, और ये है क्या? डीप ओशन मिशन जो है एक बहुमंत्री स्तरीय और बहुविषयक कार्यक्रम है। तो बहुमंत्री स्तरीय और बहुविषयक कार्यक्रम है ये। ठीक है, और डीप ओशन मिशन एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। कैसे है? केंद्रीय क्षेत्र की परियोजना है। और डीप ओशन मिशन के तहत 3 व्यक्तियों को समुद्र के 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने हेतु एक मानव युक्त पनडुब्बी का विकास किया जाएगा। ठीक है, कितने गहराई तक ले जाने तक? 6000 मीटर तक। ठीक है, और क्यों ले जाएंगे कि 6000 मीटर की गहराई तक हमको पॉलीमेटेलिक नोडल्स मिलते हैं। ठीक है, उसका खनन किया जा सके इसलिए। और दूसरा ये डीप ओशन मिशन है जो, और महासागरीय संसाधनों के मध्य में भारत का लक्ष्य जो है ना $100 बिलियन से अधिक ब्लू इकोनॉमी को प्राप्त करना, उसमें सहायता करेगा डीप ओशन मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि UN ने 2021 से लेकर 2030 को इस दशक को क्या सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक घोषित किया है। अरावली जैव विविधता पार्क भारत का प्रथम OECM स्थल है। तो OECM स्थल का मतलब क्या कि अदर इफेक्टिव, O फॉर अदर, E फॉर इफेक्टिव एरिया वेस्ट कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है ना, तो अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय है।
तो जो गुरुग्राम स्थित है अरावली, उसको जैव विविधता पार्क के रूप में पहला भारत का पहला OECM स्तर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और किसके द्वारा ये OECM का दर्जा दिया गया है? तो IUCN द्वारा प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? IUCN द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलेंगे उसमें, तो ये पार्क कितना 392 एकड़ क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में विस्तृत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो जो OECM का परिभाषा क्या है उसको देखें तो संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया से पृथक एक ऐसा भौगोलिक रूप से परिभाषित क्षेत्र जो जैव विविधता के यथास्थान मतलब इन सितु संरक्षण हेतु सकारात्मक और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के तरीकों से शासित और प्रबंधित होता है। ठीक है, तो ये एक इन सितु प्लेस है जहाँ पे संरक्षण किया जाता है और ये प्राकृतिक रूप से नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नए भारतीय रामसर स्थल में तो 2 नई वेटलैंड और घोषित की गई हैं इंडिया के। तो 2 और कौन कौन है? खिजड़िया वन जीव अभयारण्य और बखीरा वन जीव अभयारण्य। तो अब टोटल कितनी हो गई हैं? 49 हो गए हैं वेटलैंड इंडिया में। ठीक है, जो कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। खिजड़िया वन जीव अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, मीठे पानी का ये वेटलैंड है। बखीरा वन जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ है? संत कबीर नगर। अगर उत्तर यूपी में देखें तो सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या बढ़ के कितनी हो गई है? 10 हो गई हैं। ठीक है, इससे पहले 4 और जोड़ा गया था 14 अगस्त 2021 में वेटलैंड। वो 4 कौन कौन थे? तो 2 थे गुजरात के जिनका नाम था बदवाना और थोल झील। हरियाणा के 2 थे विंडवास और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में है कि सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य को TX2 अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये है कहाँ? सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य है कहाँ जिसको TX2 अवार्ड मिला है? ये तमिलनाडु में है। दूसरी बात है कि 2013 में ये सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, ये नीलगिरी जैव मंडल है, नीलगिरी बायोस्फीयर है, उसके लैंडस्केप का क्या है? ये अंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं रिपोर्ट है। अगर देखा जाए तो कुल वन और वृक्ष आच्छादित एरिया कितना है? 24.62%। वहीं केवल वन आवरण की बात करें तो 21.71% है। ठीक है, लेकिन वहीं केवल वृक्षावरण की बात करें तो 2.91% है केवल वृक्षावरण की बात। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कितना है? 6.15%। वहीं देखें कि सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला कौन सा राज्य है? तो नंबर 1 पे है मिजोरम, दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे है मेघालय। ठीक है, तो 80 से सिर्फ एक ज्यादा है मिजोरम। 80% से पूछे कि कितने स्टेट हैं तो एक है, मिजोरम है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 79.33% और मेघालय में कितना है? 76%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो नंबर 1 पे MP है और दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा और 5वें पे महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण देखें तो 7,421 वर्ग किलोमीटर है। अगर परसेंटेज में देखें तो 3.08% है। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो न्यूनतम वनावरण वाला कौन कौन है? भदोही सबसे कम है, देन मैनपुरी है, देन देवरिया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाला परसेंटेज में देखें तो कौन है सबसे ज्यादा? सोनभद्र, देन चंदौली और तीसरे नंबर पे कौन है? चित्रकूट है। काजू वैली आर्द्रभूमि तमिलनाडु का 16वां पंछी अभयारण्य बन गया। ठीक है, अगर काजू वैली को देखें तो ये इस आर्द्रभूमि को पुलिकट झील के बाद दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है। ठीक है, नए वैश्विक वायु गुणवत्ता निर्देश जारी किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया? WHO के द्वारा। अभी जो मानक था ना, 6 प्रमुख वायु प्रदूषक की बात की गई थी, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, P2.5 और P10। अब जो मानक था उसको और कठोर बना दिया। अब नए मानक के तहत क्या लिमिट होनी चाहिए ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 2.5 का PM 2.5 का वार्षिक औसत कितना होना चाहिए? 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वैसे ही PM10 का वार्षिक औसत कितना होना चाहिए? 15 माइक्रोग्राम। ठीक है,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कितना 10 माइक्रोग्राम, सल्फर डाइऑक्साइड का लिमिट कितना रखा गया 40 माइक्रोग्राम, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना रखा गया है 4 मिलीग्राम, ओजोन का कितना रखा गया है 60 माइक्रोग्राम। ठीक। स्मार्ट टॉर कहाँ लगाया गया? नई दिल्ली में भारत के पहले फंक्शनल स्मॉग टॉवर लगाया गया आनंद विहार में। ठीक है, फंक्शनल पूछे पहला कौन था तो आनंद विहार। ठीक। और भी स्मॉग टॉवर लगाए गए हैं। स्मॉग टॉवर में एक तो चंडीगढ़ में लगाया गया है, दूसरा स्मॉग टॉवर का कर्नाट प्लेस में भी लगाया गया है। नेक्स्ट ये है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पे अंतर्गत गैर प्राप्ति शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए एक प्रण नामक पोर्टल का शुभारंभ हुआ। तो प्रण किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है ये पोर्टल। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट टॉवर देखें तो कहाँ लगाया गया है? नोएडा में लगाया गया। ठीक है। पराग कैलेंडर, ये पीजीआई चंडीगढ़ है ना, पीजी में चंडीगढ़, उसके द्वारा ये पराग कैलेंडर विकसित किया गया। क्या है कि ये कैलेंडर में देखते हैं कि किस महीने में सबसे ज्यादा पराग के द्वारा हमारा इन्फेक्शन या एलर्जी ज्यादा होता है, तो पराग कैलेंडर उसके लिए जारी किया गया। ठीक। नेक्स्ट है प्रथम डुगोंग संरक्षण रिजर्व, कहाँ बना है? तमिलनाडु सरकार ने देश के पहले डुगोंग, इसी को बोलते हैं सी काउ, ठीक है, संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी में है। नेक्स्ट है ये कि पूछे कि डुगोंग भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में और अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। डुगोंग, इसको सी काउ भी बोलते हैं। ये स्तनपायी जल ममेलिया ग्रुप का प्राणी है। ठीक है ना, यह स्तनपायी है। सीसा युक्त पेट्रोल से वैश्विक मुक्ति मिल गई। ठीक है, यूएनईपी है ना, विश्व को सीसा युक्त पेट्रोल से मुक्त घोषित कर दिया। और इसमें लास्ट वन कौन था? 2 जुलाई 2021 में अल्जीरिया सीसा युक्त पेट्रोल के प्रयोग की समाप्ति की घोषणा करने वाला अंतिम देश था। ठीक है। पेट्रोल में सीसा का प्रयोग कब से स्टार्ट किए? 1922 से, और वर्ष 1970 तक आते आते पूरे विश्व में पेट्रोल में सीसा का उपयोग करने लगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि रामपा मंदिर और धौलावीरा विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर दिए गए। तो 44वीं वार्षिक बैठक हुआ कहाँ पे? चीन के फुजोऊ में हुआ। वहां पे ये रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया। तो अभी इंडिया के, इससे पहले एक और न्यूज देख लेते हैं कि ब्रिटेन की जो लिवरपूल मैरीटाइम मार्केटाइल सिटी है, उसको विश्व धरोहर के स्थल का दर्जा क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। और ये विश्व धरोहर स्थल का दर्जा होने वाला विश्व का कौन सा स्थल? तीसरा स्थल बन गया। ठीक है। दो कौन कौन है? एक तो जर्मनी का एल घाटी है, दूसरा ओमान की अरेबियन और एक सेंचुरी है। ठीक है। रामप्पा मंदिर कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है। सेंधो आईबीसी का एक स्थान है धौलावीरा, वो कहाँ है? गुजरात में है। रामप्पा मंदिर को भारत का कौन सा धरोहर 39 रूप में मिला? धौलावीरा को 40वां। ठीक है। तो इस तरह भारत में कितने हो गए? टोटल 40 हो गए। तो 40 होने की नाते सुपर 40 क्लब में भारत शामिल हो गया। ठीक है। तो 40 कुल स्थल है, उसमें से 32 स्थल क्या है? सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, एक स्थल मिश्रित श्रेणी में है। ठीक। नेक्स्ट अगर देखें तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, इसी को रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, ये कहाँ पे है? तेलंगाना में है, मुलुगु जिले में। ठीक है। काकतीय राजवंश के शिल्प कौशल का ये अद्वितीय उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय शासक गणपति देव द्वारा के एक सेनापति रेचारला रुद्र द्वारा किया गया। तो किसने किया था? रेचारला रुद्र द्वारा बनवाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि इसके मूर्तिकार कौन थे? रामप्पा थे, इन्हीं के नाम पे रामप्पा मंदिर बन गया। और इसमें कौन से मंदिर है? रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसको रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। मार्क पोलो द्वारा इस मंदिर को, वेरी इंपॉर्टेंट, दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कहा। किसने बोला? मार्क पोलो ने बोला। ठीक है। विश्व धरोहर स्थल में अगर देखिए सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत से जुड़ा हुआ ये पहला स्थल है। लेकिन इससे पहले आईबीसी से जुड़ा हुआ स्थल पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो प्रथम हड़प्पाई स्थल है। तो इससे पहले मोहनजोदड़ो शामिल था। अगर भारत से जुड़ा हुआ देखें तो धौलावीरा है। ठीक है। ये 5वां सबसे बड़ा नगर है। अगर आईबीसी में देखें तो 5वां सबसे बड़ा नगर है। तो इससे बड़े बड़े 4 कौन है? तो एक है राखीगढ़ी, ठीक है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और गढ़वाली वाला। ठीक है। ये 4 इससे बड़े हैं, ये 5वां है धौलावीरा। ठीक है। तो
राखी गढ़ी सबसे बड़ा है। अगर इंडिया में देखें तो राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, देन हड़प्पा और गढ़वारी वाला आता है। ठीक है, ये कच्छ के महान रण, ग्रेट रन ऑफ द कच्छ में स्थित है और कर्क रेखा इससे होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 14, अच्छा गुजरात में 3, इससे पहले धौलावीरा से पहले 3 और हैं जिनको यूनेस्को के स्थल में शामिल किया गया है। एक तो अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, दूसरा चंपानेर पावागढ़ के पुरातत्व पार्क और तीसरा रानी की वाह। ठीक है, 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS की मान्यता मिली है। 14 बाघ अभ्यारण्यों को CATS का मान्यता मिली है, तो ये ध्यान रखना 14 बाघ अभ्यारण्य को मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या न्यूज़ है कि ये जो CATS प्रोग्राम है या परियोजना है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो WWF द्वारा किया गया है। क्या है कि ये कब लॉन्च किया गया है CATS को, आधिकारिक रूप से 2013 में लॉन्च किया गया है। ठीक है, और CATS में वर्ष 2022 तक जंगली बाघों को संख्या का क्या करना है, दोगुना करने के वैश्विक लक्ष्य TX2 का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें प्लेटिपस अभ्यारण्य कहाँ पे बनाया गया है, विश्व का प्रथम अभ्यारण्य ये प्लेटिपस का ऑस्ट्रेलिया में, और पाए भी जाते हैं वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो देश का एक 51 बाघ अभ्यारण्य, जो 51 नंबर का बाघ अभ्यारण्य है वो कौन सा है, श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई। श्रीविल्लिपुथुर मेघामलाई ये क्यों है, लेकिन अभी करेंट स्टेटस तक 53 हो गए हैं। ठीक है, कितने, 53 हो गए हैं। नेक्स्ट क्या है कि नवीनतम बाघ गणना जो 2018 में हुआ था उस समय 2967 थी बाघों की संख्या। सर्वाधिक अगर बाघ देखें तो MP में था 526, और सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य MP में है और महाराष्ट्र में है। कितना है टोटल, दोनों में 6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस में क्या न्यूज में रहा, तो मरासम रहा। मरासम ये क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, कहाँ से लॉन्च किया गया, प्रक्षेपण किया गया या परीक्षण किया गया, तो उड़ीसा के चांदीपुर से। ठीक है, और बनाया किसके द्वारा गया है मरासम को, DRDO और इजराइल एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें इंपॉर्टेंट में है तो हंस NG का मतलब है न्यू जनरेशन। तो भारत के प्रथम स्वदेशी उड़ान परीक्षण विमान हंस NG के समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में ड्रोन आयात पे प्रतिबंध लगा दिया। क्यों, क्योंकि ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ बनेगा, तो MP के ग्वालियर में बनेगा। ड्रोन स्कूल कहाँ बनेगा, MP के ग्वालियर में बनेगा। ठीक है, या उसका उद्घाटन कर दिया गया है। बजट में भी 2022-23 इससे पहले बताया है कि ड्रोन उद्योग के प्रोत्साहन के लिए घोषणा की गई है। 2 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, एक तो ड्रोन शक्ति और दूसरा किसान ड्रोन की घोषणा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो प्रलय भारत की नई मिसाइल है। भारत की नई मिसाइल जो DRDO द्वारा बनाया गया है प्रलय। ठीक है, ये इसका परीक्षण कहाँ किया गया, उड़ीसा के तट स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप पे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रलय एक सामरिक लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक, ये एक स्वदेशी है, नई पीढ़ी की सतह से सतह, जो प्रलय है सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल में ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर एवं कई नई प्रौद्योगिकियों का या द्वारा संचालित होता है। ठीक है मतलब इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर और बहुत सारे टेक्निक द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर देखें तो इसकी मारक दूरी कितनी है, 150 से लेके 500 किलोमीटर तक। INS खुकरी है, खुकरी वो सेवा मुक्त हो गया। INS खुकरी क्या हो गया, सेवा मुक्त हो गया। ये पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल वाहक कार्बेटर था। ठीक है, और कब शामिल किया गया था, 1989 में शामिल किया गया था भारतीय नौसेना में। और यह कार्बेट भारतीय सेना के गोरखा ब्रिगेड से संबद्ध था। ठीक है, अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, DRDO द्वारा अग्नि प्राइम का मिसाइल का परीक्षण किया गया। कहाँ से किया गया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो अग्नि प्राइम अग्नि श्रेणी की सतह से सतह पे मार करने वाली आधुनिक मिसाइल है। इसकी मारक रेंज क्या है, 1000 से लेके 2000 तक। ठीक है, और मध्यम दूरी की ये बैलिस्टिक मिसाइल है, MRBM है। ठीक है, मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल,
हवा से सतह पे मार करने वाली, जो हेलीकॉप्टर से दागी जाने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो कौन सी मिसाइल की बात हम कर रहे हैं? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है। शीर्ष शस्त्र उत्पादक कंपनियों के बारे में बताया गया है सिप्री के द्वारा 2020 की रिपोर्ट में। 2020 का रिपोर्ट है, 2021 में जारी किया गया। क्या है? भारत की सिर्फ 3 कंपनियां हैं, भारत की 3 कंपनियां इसमें शामिल हैं। कौन कौन? एचएल है, और भारतीय आयुध निर्माणिया इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, और बेल है। ठीक है। तो 3 है, तो 3 में देखो 42 नंबर पे एचएल है, आईओएफ किया है 60 नंबर पे, 66 नंबर पे बेल है। अगर नंबर 1 पे देखें तो 2020 में कौन है? लॉकहीड मार्टिन कॉर्प्स है। ठीक है। रेथियान टेक्नोलॉजी है, ये दोनों अमेरिका का है। ठीक है। बोइंग भी अमेरिका का है, ये भी तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे हमारा नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्प है, नॉर्थरोप ग्रुमान कॉर्प है, ये भी अमेरिका का, सारे अमेरिका के हैं। ठीक है। पिनाक ईआर का सफल परीक्षण हुआ। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। ठीक है। ये पोखरण रेंज से इसका परीक्षण किया गया। और पिनाक एक मुक्त उड़ान फ्री फ्लाइट वाली बहु रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है। भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें तो प्रोजेक्ट 75 के बारे में क्यों न्यूज में रहा कि अभी आईएनएस बेला है, ये नौसेना में शामिल कर दिया गया। तो ये आईएनएस बेला प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई है। ठीक है। प्रोजेक्ट 70 के तहत कलवरी श्रेणी के 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। और स्कॉर्पियन श्रेणी की, ये जो फ्रांस की डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी फ्रांस की है, स्कॉर्पियन श्रेणी की, उस पर आधारित है। अगर देखें तो कलवरी सबसे पहली थी। ठीक है। 6 पनडुब्बियां कौन कौन है? कलवरी, खंदेरी, करंज, ये 3 शामिल हो चुके हैं करंज तक, और चौथा ये बेला। बचा कौन है? बागीर और बागसीर। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो स्कॉर्पियन श्रेणी की पहली पनडुब्बी कौन थी? कलवरी, बताया ही। आईएनएस विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। कहां से शामिल हुआ? मुंबई स्थित नौसैनिक उद्गार से। ठीक है। ये जो विशाखापट्टनम है, ये 75% स्वदेशी उपकरणों द्वारा बना है। ठीक है। परियोजना 15B किससे रिलेटेड है? परियोजना 15B के तहत वर्तमान में मुंबई स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर लिमिटेड पर 4 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोतों का निर्माण किया जा रहा है। कितने? 4। ठीक है। परियोजना 15B के तहत निर्मित पोतों को विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोतों के नाम से भी जाता है। तो विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसक युद्धपोत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो रुस्तम 2 ड्रोन के बारे में, तो डीआरडीओ ने रुस्तम 2 ड्रोन के स्वायत्त रूप से उड़ान भरने ऑनलाइन करने की क्षमता का सफल परीक्षण किया। तो रुस्तम 2 है, वो अपने आप उड़ सकता है और लैंड कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आईएनएस तुसील का जलावरण होगा। ठीक है। ये प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत निर्मित 7वां युद्धपोत है, आईएनएस तुसील का जलावतरण किया गया। ठीक है। कहाँ पे हुआ? रूस में हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर देखें कि ये तलवार श्रेणी के स्टील निर्देशित मिसाइल युद्धपोतों को डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ये तलवार श्रेणी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तलवार श्रेणी के 7वां और 8वां युद्धपोत क्रमशः तुसील और आईएनएस तमला है। ठीक है। नेक्स्ट देखें अग्नि 5 का सफल उड़ान परीक्षण हुआ। ये पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों युद्ध शीर्ष ले जाने में सक्षम है। इसका रेंज क्या है? 5000, लेकिन इसे 8000 से 10000 तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है। और ये अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट अगर देखें न्यूज में तो आईएनएस ध्रुव के बारे में देखें। आईएनएस ध्रुव भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला एवं समुद्री निगरानी पोत है। तो आईएनएस ध्रुव क्या है? भारत का पहला मिसाइल का पता लगाने वाला और समुद्री निगरानी पोत है। इस प्रकार भारत ऐसी नौसेना सैन्य क्षमता से लैस चुनिंदा देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस की श्रेणी में शामिल हो गया, या 5वां देश हो गया। ठीक है। चैफ प्रौद्योगिकी या टेक्निक क्या है कि रक्षा और मतलब डीआरडीओ द्वारा भारतीय वायुसेना में के लड़ाकू विमानों को दुश्मन के रडार से बचाने हेतु ये चैफ टेक्नोलॉजी का विकास किया गया। तो चैफ टेक्नोलॉजी किससे जुड़ा है? रडार से बचाने के लिए। ठीक है। आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। तो उड़ीसा के तट पर स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से सतह
सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी आकाश मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ठीक है, आकाश आईएस श्रृंखला का मिसाइल है, आकाश आईएस श्रृंखला की मिसाइल है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज में है आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ये बताया ही ऊपर वही सेम है। MPATGM का सफल परीक्षण किया गया। ये है क्या? MPATGM मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, ये कम वजन का है, स्वदेश निर्मित है, दागों एवं भूल जाओ पे काम करता है। अग्नि पी प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। ये कहाँ से हुआ? उड़ीसा के बालासोर के APJ अब्दुल कलाम द्वीप की नई पीढ़ी का परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपी का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, मारक क्षमता कितना है इसका? 1000 है, 1000 से 2000। ठीक, INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया। ये भारतीय नौसेना ने पहले विध्वंसक पोत INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया। INS राजपूत का निर्माण तत्कालीन USSR में किया गया था। कहां से किया गया था? USSR में। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।